नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के सिलेबस को देखते हुए महत्वपूर्ण जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं। जीके जीएस, करंट अफेयर्स और साइंस के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आपके एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए आज के वीडियो को तैयार किया गया है, आज के प्रश्नों को लिया गया है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट हैं, रिपीटेड हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो में कैसे प्रश्न हैं। ठीक है, पहला प्रश्न ही साइंस से है कि एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है 4। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है। एक कार्बन के साथ है 4 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। क्यों, कारण क्या है इसका कारण है उसकी संयोजकता। एक कार्बन परमाणु अधिकतम 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है क्योंकि कार्बन के बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की संरचना होती है। अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 62 वर्ष। 62 वर्ष की उम्र में जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं। अब बात यहाँ पे आती है, अच्छा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि ये तो उच्च न्यायालय की हो गई, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र में रिटायरमेंट लेते हैं, तो 65 वर्ष। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट लेते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में पद छोड़ते हैं। अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 217(1) के मुताबिक जो है उच्च न्यायालय के जज 62 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। वहीं अनुच्छेद 124(2) कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में रिटायर होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पॉस्को एक्ट कब लागू किया गया था। पॉस्को एक्ट कब लागू किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 2012। जी हाँ, 2012 में पॉस्को एक्ट लागू किया गया था। क्या है पॉस्को एक्ट? पॉस्को एक्ट यानी लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, ठीक है, को 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया था। यह अधिनियम बच्चों के यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत 18 साल से कम उम्र के सभी लोगों को सुरक्षा मिलती है। इस अधिनियम के तहत बच्चों के साथ होने वाली सुनवाई कैमरे के सामने और बच्चों के माता पिता की मौजूदगी में होती है। इस अधिनियम के तहत बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण के मामलों में सुनवाई 1 साल के अंदर खत्म करनी होती है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपको हमने बताए हैं। अगला प्रश्न साइंस से है, एल्काइन का सूत्र क्या होता है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एल्काइन का जो सूत्र होता है वो है CnH2n-2। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि CnH2n क्या है, CnH2n+2 क्या है। ठीक है, तो देखिए एल्केन का जो सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। ठीक है, और एल्कीन का जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n होता है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, आरबीआई जो है देश जब आज़ाद नहीं था तब से है, लेकिन आज़ादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था वो आपसे पूछा जा रहा है। तो 1949, 1949, ये आपको ध्यान में रखना है, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, आरबीआई की स्थापना की अगर बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। कैसे स्थापना हुआ था इसका, इंडिया एक्ट 1934 के तहत इसकी की हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई क्यूरी है, ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेडियो धर्मिता। रेडियो धर्मिता की जो इकाई है वो क्या है, वो क्यूरी है। ठीक है, अच्छा ये किसके नाम पर रखा गया है, ये मैडम क्यूरी और पियरी क्यूरी, उनके हस्बैंड थे पियरी क्यूरी, उनके नाम पे रखा गया है क्यूरी। ठीक है, देखिए क्यूरी जो है रेडियोधर्मी पदार्थ की उच्च मात्रा के उस मात्रा के बराबर होती है जिसमें प्रति सेकेंड 3.7 गुणे 10 यानी 37 बिलियन परमाणु क्षय होते हैं। ठीक है,
रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है? रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई होती है बेकरेल, ये आपको ध्यान में रखना है। बेकरेल जो है ये रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई होती है। ठीक है मेरे भाई, इसको इसका सिंबल क्या है? बी क्यू। ठीक है, जहां 1 BQ बराबर होता है प्रति सेकंड 1/6 के बराबर। ठीक, अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1525, 1526, 1527 या 1528? 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। यही युद्ध है जिसकी वजह से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। ठीक है, यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखानों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ये तो प्रथम युद्ध की बात हो गई। द्वितीय युद्ध की अगर बात करें तो द्वितीय युद्ध जो पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था वो 15 नवंबर 1556 को हुआ था अकबर और हिमू के बीच में। ठीक है, इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो मुगल सम्राट शाह आलम, ठीक है, के दौरान जो है पानीपत युद्ध के दौरान मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व वाले अफगानों के बीच में हुआ था। अहमद शाह दुर्रानी की नेतृत्व वाली सेना विजयी हुई थी। ठीक है मेरे भाई, तो तीनों पानीपत युद्ध के बारे में आपको हमने बता दिया, इसे आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 8 है कि भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारत के मूल संविधान में कुल मिला के 395 अनुच्छेद हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, ये तो हो गई मूल संविधान की। मूल संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, संविधान जब लागू हुआ तो उसमें 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। ठीक है, समय समय पर संशोधन हुआ। संशोधन की वजह से वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद हैं और 25 भागों में बटा हुआ है और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अच्छा, संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, संविधान की मूल प्रतियां हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हैं। ठीक है, संविधान की जो मूल प्रति है वो भारतीय संसद के पुस्तकालय में रखी गई है। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, सितंबर 2024 तक भारत के संविधान में टोटल 106 संशोधन हो चुके हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, तो 106 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, भारतीय संविधान दुनिया के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 23 जून 1757, इसको ध्यान रखना है, 23 जून 1757 को जो है युद्ध हुआ था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व कर रहा था। नवाब सिराजुद्दौला की सेना में बंगाली सरदार, सैनिक, फ्रांसीसी ईस्ट कंपनियां के सैनिक और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक शामिल थे। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी और इस जीत के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया और इस तरह से उन्होंने पूरे भारत पर क्या किया? अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। अगला प्रश्न है कि किस विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया? 1857 का जो विद्रोह है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो 1857 का जो विद्रोह था, इस विद्रोह के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत हो गया। ठीक है, 1858 में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया था जिसके तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या हो गया? सत्ता जो है ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गई। ठीक, अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इरविन, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो है क्या था? नमक सत्याग्रह के समय क्या था? भारत का वायसराय था। ठीक है, नमक सत्याग्रह जिसको आप दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक, किसने इसका नेतृत्व किया था? मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में किया गया। क्या था? एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, कब हुआ था ये दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह? 12 मार्च 1930 को साबरमती में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था और दांडी जो कि नौशारी में 5 अप्रैल 1930 तक चला। गांधी जी द्वारा शुरू की दांडी यात्रा के समय लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था। 12 मार्च को गांधी जी ने अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा गुजरात समुद्र तट पर शुरू की, जहां 6 अप्रैल को उन्होंने सार्वजनिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन किया। इस आंदोलन में गांधी जी उनके अनुयायियों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की पैदल यात्रा की और 24 दिन बाद जो है वहां वो पहुंचे। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी या कुचिपुड़ी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कथक। सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक से है मेरे भाई। ठीक है, जब वो 16 वर्ष की थी तब उनके नृत्य को देख करके रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इन्हें नृत्य सम्राज्ञी कह करके संबोधित किया था। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किस नृत्यांगना को नृत्य साम्राज्ञी कह करके संबोधित किया था। ठीक है, तो सितारा देवी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो देखिए, जो आपके उत्खनन स्थल हैं, चाहे मोहनजोदड़ो या हड़प्पा हो, वहां से भी क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन इसी संबंधित है कि कौन सा गढ़ के बिना एकमात्र हड़प्पा शहर है? ध्यान दीजिए प्रश्न पर, कौन सा गढ़ के बिना एकमात्र हड़प्पा शहर है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है चहुनु दड़ो। चहुनु दड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे बसा था। ठीक है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो के पास है। चहुनदड़ो की खोज 1931 में एनजी मजूमदार ने की थी। ठीक है, महत्वपूर्ण बात और जान लीजिए, एक जो है लोथल बंदरगाह एक मात्र हड़प्पा शहर था। ठीक है, यह गुजरात के साबरमती किनारे बसा था। धौलावीरा 3 भागों में बटा एकमात्र स्थल था। यहाँ से नागरिक उद्देश्यों के लिए सबसे बड़ा हड़प्पा शिलालेख मिला था। राखी गढ़ी के बारे में बात करें तो राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का संबंध किस वंश से था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शाक्य वंश। ठीक है, गौतम बुद्ध से बार बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और बदल बदल के क्वेश्चन, तरह तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, चाहे उनका निर्माण हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी माता का नाम क्या था, तरह तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में नेपाल के नुम्बली में हुआ था। उनके पिता का नाम सुदोधन था जो कि शाक्य वंश के राजा थे। माता का नाम महामाया था जो कि कोली जनजाति से थी। गौतम बुद्ध को शाक्यमुनि बुद्ध या केवल बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वे बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका देहांत 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसे कुशीनारा भी कहा जाता है। ठीक है, उनकी माँ का नाम महामाया था जो कोली वंश की, तो आपको बता दिया। उनका जो है मतलब उनकी माता का जो है इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। तो इनका पालन जो है महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का मूल नाम जो है सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की उम्र में दंडपाणी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में हुई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बैसाख महीने की पूर्णिमा के हुई थी। ठीक है, इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति पीपल के पेड़ नीचे हुई थी। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। यह पेड़ आज बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहीं से उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन आरंभ किया था। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्वावलंबनी। ठीक है, स्वावलंबनी। स्वावलंबनी जो है महिला उद्यमिता कार्यक्रम 2025 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग के सहयोग से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाली आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन, उद्यमशीलता कौशल और संसाधन प्रदान करके उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं को सशक्त बनाना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को 5 रुपए में अस्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? करंट अफेयर क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, ठीक है, मार्च में इस बात की घोषणा की है कि राज्य के किसानों को मात्र 5 रुपए में अस्थायी बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 31 मार्च 1867 को बॉम्बे में इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज देखा जाए तो ब्रह्म समाज की एक शाखा थी। ठीक है,
आत्माराम पांडुरंग बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के 2 भारतीय सह संस्थापकों में से एक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अवसर की समानता का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 16। ठीक है, अनुच्छेद 16, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में अवसर की समानता का वर्णन किया गया है। इस अनुच्छेद के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर सरकारी पद के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने पर रोक लगाई गई है। अगला प्रश्न है कि 1951 में महिला साक्षरता दर कितना था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 9%। ठीक है, 1951 में महिला साक्षरता दर कितनी थी? 9% थी। ठीक है, ठीक। अच्छा, भारत की साक्षरता दर कितनी उस समय थी? 18.33%। ठीक है, वहीं अगर 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो भारत में महिला साक्षरता दर कितनी हो गई है? 65.46%। जमीन आसमान का अंतर आ गया है। पुरुषों कितना हो गया है? 82.14%। 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल में साक्षरता दर सबसे ज्यादा 93.91% थी। ठीक है, बिहार में साक्षरता दर सबसे कम 63.82% है। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो बिहार है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का नेतृत्व बनारस में किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली ने प्रयागराज में भी मतलब इलाहाबाद में भी क्या किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। वह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज के एक मुस्लिम धार्मिक नेता थे और 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले नेताओं में से एक थे। ठीक है, वहीं अगर बरेली की बात करें तो 1857 के विद्रोह में बरेली क्षेत्र का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। ठीक है, वह 82 साल के थे और इससे पहले वह अंग्रेजों के पेंशन भोगी थे। 1857 का जो विद्रोह है ये 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से शुरू हुआ था। इस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, अवध की राजधानी लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली के आपको ऊपर बताई दिया मैंने किया था। बिहार के आरा में कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में नेतृत्व किया था। नतीजा ये निकला कि उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें निर्वासित करके रंगून काला पानी भेज दिया गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा मेरे भाई तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।